Hello everyone, this is Meenal and I welcome you all to Memorize with Meenal. Today we are going to make notes directly from KD Tripathi book for pharmacology. So we will move ahead with autocoids and related drugs. So first of all, we will see the important points. I have already highlighted the points. It would be helpful for you if you take a notebook and pen with you to write down the important points. सो पहले बात करें ऑटोकॉइड्स तो ऑटोकॉइड्स का मतलब क्या है लेट्स डिवाइड इट ऑटोज मीन्स सेल्फ एंड अकॉज मीन्स हीलिंग सब्सटेंस और रेमेडी एज वेल एज दे एक्ट लोकली at the site of synthesis and release. When it comes, the common question is whether autocoid is a hormone or not. The answer for this question is yes, it is a local hormone. बेसिकली डिफरेंस क्या है हार्मोन और लोकल हार्मोन में कि हार्मोन जहाँ से रिलीज़ होता है वहाँ से वो डिस्टेंस प्लेसेस पे जाता है और एक्ट करता है. जैसे ये स्पेसिफिक सेल से रिलीज़ होते हैं और डिस्टेंस टारगेट साइट पे एक्ट होते हैं. लेकिन ऑटोकॉइड्स हैं वो लोकल हार्मोन्स है, मतलब वो जिस सेल से रिलीज़ होते हैं उसी के आसपास में वो एक्ट होते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि ऑटोकॉइड्स आर लोकल हार्मोन्स. देन ऑटोकॉइड्स आर इन्वॉल्व इन नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेस. बेसिकली कोई भी इंजरी हो या इम्यूनोलॉजिकल इंसल्ट हो या फिर कोई भी एक्टिविटी हो जिससे हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुआ है तो सबसे पहले रिलीज़ होता है हिस्टामाइन. हिस्टामाइन ट्रांसमीटर और मॉड्यूलेटर जैसे भी एक्ट करता है. देन अगर हम बात करें हिस्टामाइन के टाइप्स क्या है तो अमाइन ऑटोकॉइड्स, लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स एंड पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स, ये 3 तरह के ऑटोकॉइड्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में. तो सबसे पहले अगर हम हिस्टामाइन की बात करें और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन वो अमाइन ऑटोकॉइड्स में आते हैं. देन लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स में आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर. पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स में आते हैं प्लाज्मा गाइनिन्स दैट इज प्रेडिगाइनिन एंड कैलिडिन एंड एंजियोटेंसिन. इसके अलावा कुछ और भी हैं जैसे साइटोकाइंस हैं जिसके अंदर TNF अल्फा फैक्टर, इंटरल्यूकिन्स, GM-CSF एंड मैनी मोर. लेकिन जो मेन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अमाइन ऑटोकॉइड्स आपको देखना है, लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स देखना है, पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स देखना है. देन अब हम स्पेसिफिक चैप्टर पे आ गए हैं हिस्टामाइन एंड एंटी हिस्टामाइंस. इसे अगर हम डिस्कस करें तो हिस्टामाइन मीनिंग इज़ व्हाट, इट इज़ अ टिश्यू हमें जो स्पेसिफिक टिश्यू से निकले और वहीं एक्ट करे, दैट इज़ लोकली एक्टिंग हार्मोन इज हिस्टामाइन. सबसे पहले इसकी स्टडी की थी डेल ने. देन अब हम बात करेंगे हिस्टामाइन रिलीज़ कहाँ से होता है, स्टोर कहाँ होता है. हिस्टामाइन इज सीक्रेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स इन मास्ट सेल. मास्ट सेल्स भी होते हैं और नॉन मास्ट सेल्स में भी होता है हिस्टामाइन. अगर हम ऐसे टिश्यूज़ की बात करें जहाँ मास्ट सेल है उनमें स्किन आता है, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, लंग्स, लीवर एंड प्लेसेंटा. दीज आर द टिश्यूज़ जहाँ पे हिस्टामाइन प्रेजेंट है इन मास्ट सेल. इसके अलावा नॉन मास्ट सेल हिस्टामाइन हैं जैसे ब्रेन, एपिडर्मिस, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ग्रोइंग रीजन्स. सो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ वो प्रेजेंट है और कौन कौन से टिश्यू में प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बन सकता है. देन टर्न ओवर ऑफ मास्ट सेल histamine is slow while that of non-mast cell histamine is fast. This is also a quite important point, you must mark this. Then अगर हम बात करें हिस्टामाइन की तो ये बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है डायग्राम में कि हिस्टामाइन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम से हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम से हिस्टामाइन में कन्वर्ट होता है. सो अगर बोले कि हिस्टामाइन का प्रीकर्सर क्या है तो आपको याद रखना है कि हिस्टिडीन इज द अमीनो एसिड इज द प्रीकर्सर ऑफ हिस्टामाइन. अब हिस्टामाइन का मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं. तो हिस्टामाइन एन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में एन मिथाइल हिस्टामाइन में कन्वर्ट होता है जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में मिथाइल इमिडाजोल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है. देन हिस्टामाइन का एक और मेटाबॉलिज्म रूट है जो है डायअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंट में और वो कन्वर्ट होता है इमिडाजोल एसिटिक एसिड में. तो आप देख सकते हैं ये सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ हिस्टामाइन इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था जीपेट में, आई रिमेंबर, विच इज़ द एंजाइम विच कन्वर्ट्स हिस्टिडीन टू हिस्टामाइन. सो इट इज़ डीकार्बोक्सिलेज. तो आपको इस हिसाब से देखना है. देन अगर हम आगे पढ़ें कि सिंथेसिस, स्टोरेज एंड डिस्ट्रक्शन है तो हिस्टामाइन इज ऑल्सो नॉन एज बीटा इमिडोजाइल इथाइल अमाइन. तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, अनदर
name of histamine or a chemical name of histamine. So it is beta imidazolyl ethylamine. देन हिस्टामाइन बनता किससे, अभी हमने डिस्कस किया है, हिस्टेडीन अमीनो एसिड से बनता है. डिग्रेड किससे होता है, ऑक्सीडेशन या और मिथाइलेशन से होता है. अब इसमें ये जो पोर्शन लिखा है फिगर 11.1 11.2 ये हम फिगर में देखते हैं और ये पोर्शन यहाँ समझ लेंगे. देन अगर हम बात करें हिस्टामाइन का तो ये ओरली डिग्रेड हो जाता है. क्यों, क्योंकि एंजाइम्स जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है वो इसको एब्जॉर्ब होने से पहले ही डिग्रेड कर देते हैं. लीवर डिग्रेड्स ऑल द हिस्टामाइन दैट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन. सो एक बात तो क्लियर है कि हम ओरली हिस्टामाइन देंगे तो डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए हमें आइदर पेरेंटल रूट सर्च आउट करना पड़ेगा या फिर कुछ और रूट. देन हिस्टामाइन रिसेप्टर्स की बात करें तो H1, H2 एंड H3 ये 3 रिसेप्टर्स मिले हैं. इसके अलावा एक और रिसेप्टर है दैट इज़ H4 जो कि स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही प्रेजेंट है. देन हम बात करते हैं 11.2 फिगर आ गया है, इसकी हम देख लेते हैं कि स्पेसिफिक इस फिगर में है क्या. तो ये जो आपका पिंक कलर का दिख रहा है ये है हमारा मास्ट सेल. पिंक पर्पल सा जो कलर है ये मास्ट सेल है. जैसे ही कोई एंटीजन अटैक करता है, कोई टिश्यू पे एंटीजन अटैक करता है तो यहाँ पर हमारा एंटीबॉडीज़ एक्टिव हो जाते हैं. जैसे ही ये एंटीबॉडीज़ एक्टिव होते हैं एंटीजन यहाँ बाइंड होता है. आप देख सकते हैं एंटीबॉडीज़ एक्टिव हुए, देन एंटीजन आया, अटैक किया, FC पोर्शन पे जाके बाइंडिंग हो रहा है मास्ट सेल पे, ये लिखा है यहाँ. देन जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडीज से बाइंड होता है टायरोसिन एक्टिवेट हो जाता है. यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर रखा है. स्पेसिफिक एंटीजन रिसेप्टर पे एक्टिव हुआ, FC एप्सिलॉन रिसेप्टर पे जाके मास्ट सेल पे जाके बाइंड हुआ एंटीबॉडीज़. देन टायरोसिन प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हुआ. जैसे ही टायरोसिन प्रोटीन काइनेज मास्ट सेल में एक्टिवेट होता है सो PIP2 इज कन्वर्टिंग इनटू IP3. PIP2 एंड IP3 का फुल फॉर्म भी यहाँ दिया है, फोस्फेटिडाइल एनोसिटिल बाइफॉस्फेट, एंड IP3 का दिया है आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट. अब क्या होता है PIP2 IP3 में कन्वर्ट होता है तो ये होता है कैल्शियम का रिलीज़. और जैसे ही कैल्शियम का रिलीज़ होता है जो ग्रैन्यूल्स फॉर्म्ड है, अब ये ग्रैन्यूल्स के अंदर मास्ट सेल ऑलरेडी ये मास्ट सेल के अंदर ग्रैन्यूल्स हैं और ग्रैन्यूल्स के अंदर हिस्टामाइन है. अब क्या होता है ये ग्रैन्यूल्स जाके अटैच हो जाते हैं सरफेस एट द आउटसाइड सरफेस ऑफ मास्ट सेल और यहाँ उनका बर्स्ट हो जाता है. और जैसे ही वो बर्स्ट होते हैं जो हिस्टामाइन के ग्रैन्यूल्स है वो रिलीज़ हो जाते हैं बाहर. ये आप सब देख सकते हैं कि हिस्टामाइन के ग्रैन्यूल्स रिलीज़ हो गए आफ्टर बाइंडिंग टू द लोकेशन ऑफ दिस मास्ट सेल. एज सुन एज दिस अकर there is एक्सोसाइटिक रिलीज ऑफ ग्रैन्यूल कंटेंट्स. ग्रैन्यूल में पॉजिटिव चार्ज हिस्टामाइन प्रेजेंट है जो कि कॉम्प्लेक्स्ड है नेगेटिव चार्ज प्रोटीन से एंड हेपेरिन से मॉलिक्यूल. इसीलिए कैटायनिक एक्सचेंज करना ही होगा. जैसे कैटायनिक एक्सचेंज विद एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम एंड कैल्शियम सेट्स ए हिस्टामाइन फ्री टू एक्ट ऑन द टारगेट सेल. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिस्टामाइन पॉजिटिव चार्ज है और वो कॉम्प्लेक्स्ड है विद प्रोटीन एज वेल एज हेपेरिन विच आर नेगेटिव चार्ज. सो दिस कुड बी ए क्वेश्चन. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि H4 रिसेप्टर्स कहाँ से प्रेजेंट है तो H4 रिसेप्टर्स है इजोनोफिल मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स में. एंड H4 रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन लाइक राइनाइटिस एंड अस्थमा. अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ हिस्टामाइन. ब्लड वेसल्स पे क्या काम होता है इनका, तो सिंपल आंसर है डायलेशन ऑफ स्मॉलर ब्लड वेसल्स, आर्टियोल्स, कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स. अगर हम ऐसे इंजेक्शन देते हैं हिस्टामाइन का तो हार्ट रेट इंक्रीज होती है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है विद लिटिल और नो फॉल ऑफ BP प्रोड्यूस्ड. देन अगर हम देखें देयर एक्शन इज सिमिलर टू ACH एसिटाइलकोलिन एंड अदर ऑटोकॉइड्स दैट इज वासोडाइलेशन कॉज्ड बाय हिस्टामाइन इज पार्टली ड्यू टू H1 कंपोनेंट दैट इज H1 रिसेप्टर के कारण वासोडाइलेशन हो रहा है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ एंडोथीलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर EDRF. तो अगर हम बोलें कि H1 रिसेप्टर पे कैसे वर्कआउट होता है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ EDRF. तो ये आपको देखना है. एंड H2 रिसेप्टर वासोडाइलेशन करता है. देन H1 रिसेप्टर इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी. तो दो चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी है, एक तो वासोडाइलेशन है, दूसरी है इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी ड्यू टू सेपरेशन ऑफ एंडोथीलियल सेल्स. ये भी H1 रिसेप्टर के कारण है. तो यहाँ से हमें 3 चीज़ें क्लियर हो गई कि H1 रिसेप्टर के कारण हमें 3 रेस्पॉन्सेज मिल रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज ट्रिपल रेस्पॉन्स कंसिस्टिंग ऑफ रेड स्पॉट, व्हील एंड फ्लेयर. अब रेड स्पॉट का किसे कहा जाएगा, इंटेंस कैपिलरी डायलेशन होगा तो रेड स्पॉट में ऑब्जर्व होगा. व्हील किसे कहा गया, जब एक्सुडेशन होगा फ्लूइड फ्रॉम द कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स. और फ्लेयर किसे कहा जाएगा, जब रेडनेस हो जाएगा सराउंडिंग एरिया का, जहाँ इंजरी हुई है वहाँ के सराउंडिंग एरिया में अगर रेडनेस हो रही है, दैट इज़ ओनली एंड ओनली रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू हिस्टामाइन. तो अगर आपको ट्रिपल रिस्पॉन्स पूछें तो इट इज़ रेड स्पॉट, व्हील एंड फ्लेयर.
अब हम बात कर लेते हैं हार्ट की. सो इट स्टिमुलेट्स द रेट एज वेल एज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन. स्टेमैन के कारण फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन रेट दोनों बढ़ जाता है. साथ ही में H1 मीडिएटेड नेगेटिव ड्रोमेट्रॉपिक इफेक्ट. अभी ड्रोमेट्रॉपिक क्या होता है? AV कंडक्शन स्लो हो जाता है. अब AV कंडक्शन स्लो हो जाता है, सो फ्लो, ये हम कह सकते हैं कि नेगेटिव ड्रोमेट्रॉपिक इफेक्ट है. सो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि H1 रिसेप्टर से दे विल आस्क दैट H1 रिसेप्टर एक्ट एज, सो दे विल गिव एन ऑप्शन ड्रोनोट्रॉपिक, एनोट्रॉपिक, क्रोनोट्रॉपिक. वहाँ आपको चूज़ करना पड़ेगा दैट इज ड्रोमोट्रॉपिक. सो दैट ऑल्सो नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक. तो इसे ही बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये. देन विसरल स्मूथ मसल्स की बात करें, सो विसरल स्मूथ मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन. देन ये टेबल हमने ऑलरेडी KD टेबल्स में हमने पढ़ा ही है, वहाँ से आपको ये टेबल अच्छे से याद करनी है. देन अगर हम बात करें, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और कॉलिक बढ़ा देता है ये. इट इंक्रीजेज इंटेस्टिनल कॉन्ट्रैक्शंस ऑल्सो. दैट्स वाई अगर किसी को डायरिया है, अगर हम उसको हिस्टामाइन दे दें तो उनकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी. कि किसी को पेप्टिक अल्सर है, अगर हम उसको हिस्टामाइन देंगे तो उनकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी. दैट्स वाई इट इज़ द साइट्स, इट इज़ द वी हैव टू कॉन्ट्राडिक्ट सच मेडिसिन इन स्पेसिफिक डिजीजेस. देन हम बात करें ग्लैंड्स की. दे इंक्रीज द ग्लैंडुलर सिक्रेशंस. गैस्ट्रिक सिक्रेशंस बढ़ा देंगे. कैसे? दे इंक्रीज द CAMP जनरेशन ड्यू टू विच एक्टिवेट्स द प्रोटॉन पंप्स. दैट्स वाई H+K+ATPase enzyme is activated and the peptic secretion is increased. Gastric secretion is increased. अब हम बात करें सेंसरी नर्व एंडिंग्स की. सो दे आर रेस्पॉन्सिव फॉर इचिंग, और अगर और भी ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में देंगे हम, देन दे कॉज पेन. ऑटोनोमिक गैंग्लिया और एड्रेनल मेड्यूला पे बात करें, सो दे आर रेस्पॉन्सिव फॉर रिलीज ऑफ एड्रेनलिन एंड अ सेकेंडरी राइज इन BP. जैसे हम पहले देख चुके हैं, हिस्टामाइन के कारण फॉल इन BP होता है, लेकिन हाई डोजेस पे देन इट इज़ ए मैनेजेबल इफेक्ट, दैट इज़ सेकेंडरी राइज इन BP. अगर हम CNS की बात करें तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं करता है हिस्टामाइन. फिर भी हमें कुछ ऑब्जर्व हुए हैं इफेक्ट्स, जैसे इंट्रासेरेब्रोवेंट्रिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन पर BP राइज हो रहा है, कार्डियक स्टिमुलेशन हो रहा है, और बिहेवियरल अरोजल हाइपोथर्मा, वॉमिटिंग और EDH रिलीज़ हो रहा है. इसलिए हम कहा जाएगा कि BP भी तो ये क्रॉस नहीं करता, मतलब ब्रेन में जाके तो एक्ट नहीं होता, लेकिन उसके अलावा हमें वॉमिटिंग, EDH रिलीज, हाइपोथर्मिया ऑब्जर्व हुआ है. अब हम बात कर लें फिजियोलॉजिकल रोल्स की. गैस्ट्रिक सिक्रेशन का हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि द इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशन. देन इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बाय H+K+ATPase एंजाइम के कारण है, अभी हमने पढ़ा है. इसीलिए हमें H2 ब्लॉकर्स नॉट ओनली सप्रेस द एसिड सिक्रेशन, हिस्टामाइन and secretion induced by histamine, but also marked diminished as in that in response to ACE and gastrin. इसीलिए पेप्टिक अल्सर में H2 ब्लॉकर्स दिए जाते हैं ताकि वो एक्शन इनहिबिट कर दें, क्योंकि सिक्रेशन बढ़ाते हैं हिस्टामाइन, और अगर हम हिस्टामाइन ब्लॉकर्स देंगे तो सिक्रेशन कम हो जाएगा. देन एलर्जिक फिनोमेना की बात करें तो हमें पता है कि हिस्टामाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर IgE टाइप ऑफ रेजिनिक एंटीबॉडी एक्शन, दैट इज़ AGEB रिएक्शन करता है हिस्टामाइन. इसलिए हमें एंटी हिस्टामाइन देना होगा जिसकी वजह से अगर किसी को एनाफाइलेटिक शॉक है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन है, अस्थमा है, और उसको अगर हम H1 एंटागोनिस्ट देंगे, सो काफ़ी एक्सटेंट तक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. जैसे लिखा है यहाँ पर, H1 एंटागोनिस्ट कंट्रोल्स द कंसिडरेबल टू ए कंसिडरेबल एक्सटेंट एक्सेप्ट अस्थमा एंड टू ए लेसर एक्सटेंट एनाफाइलेटिक फॉल. ये स्पेसिफिक कंडीशन दी है कि हम होल सोल रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते H1 एंटागोनिस्ट पे. दे आर हेल्पफुल इन क्वाइट लोअर कंडीशंस, बट अस्थमा जैसे कंडीशन में, एनाफाइलेटिक फॉल है, वहाँ हमें इन्हें कॉम्बिनेशन में ही देना होगा दूसरे ड्रग्स से जो स्पेसिफिकली अस्थमा के लिए है, और एल्स H1 एंटागोनिस्ट ऑल्सो वर्क इन दैट कंडीशन. दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि हिस्टामाइन इज नॉट इन्वॉल्व इन डिलेड और रिटार्डेड टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन. एलर्जिक रिएक्शंस में इसका जो रिटार्डेड है, डिलेड है, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 तरह की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं. उसमें जो डिलेड रिटार्डेड टाइप की है उसमें एक्ट नहीं होती है. देन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हिस्टामाइन एक्ट एज ए ट्रांसमीटर एज वेल एज मॉड्यूलेटर. तो यहाँ हम कह सकते हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल टू इनिशिएट द सेंसेशन ऑफ इचिंग एंड पेन एट नर्व एंडिंग्स. हमने ये पहले ही पढ़ा था. देन H1 एगोनिज्म सप्रेसेस द एपेटाइट. अगर किसी का वेट बहुत गेन है तो यूजुअली डॉक्टर्स H1 एगोनिस्ट देते हैं ताकि उनकी एपेटाइट कम हो जाए, एंड ड्यू टू विच उनका वेट भी लॉस होगा. एंड जिनकी एपेटाइट कम है जिनको बढ़ाना, उन्हें H1 एंटागोनिस्ट देते हैं. जिनको अपना वेट गेन करना है उनको H1 एंटागोनिस्ट देता है कि उनका वेट गेन हो, एपेटाइट बढ़े उनकी.
देन हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि दे रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन उनका, थर्स्ट, हार्मोन रिलीज एंड एंटी पिट्यूटरी पॉसिबल, दीज आर ऑल अदर फंक्शंस ऑफ हिस्टामाइन। देन हम बात करते थे इन्फ्लामेशन की। सो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, दे आर एक्टिंग, दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स रिलीज एट द टाइम ऑफ एनी इन्फ्लामेशन इंजरी, और दे आर कॉल्ड एज मीडिएटर ऑफ वासोडाइलेशन, क्योंकि हमें पता है दे आर रिस्पॉन्सिबल वासोडाइलेशन एज वेल एज कैपिलरी परमेबिलिटी। ये क्या करते हैं हिस्टामाइन, एडेशन मॉलिक्यूल पी सेलेक्टिन को रिलीज कर देते हैं एंडोथेलियल सरफेस पे, जिसके कारण क्या होता है सिक्वेस्टरिंग ल्यूकोसाइट इन्फ्लेमेटरी साइट बढ़ जाते हैं, ल्यूकोसाइट्स का एक्शन वहाँ, और कैपिलरी परमेबिलिटी हो जाती है, वासोडाइलेशन होता है, हमें रेड स्पॉट, व्हील एंड फ्लेयर ऑब्जर्व होता है, एंड एक्शन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन रिस्पॉन्सिबल, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर, एंड हेडेक के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है, बट देयर इज़ नो कंक्लूसिव एविडेंस फॉर इट, सो वी कांट से दिस वन। देन अगर हम यूजेस की बात करें तो हमने देखा है कि इट सिक्रेटिंग कैपेसिटी ऑफ, हमने देखा है कि गैसिक सिक्रेशन बढ़ा देता है ये, H1 अगोनिज्म की बात करें तो, एज वेल एज हाइपर एक्टिविटी इन अस्थमेटिक्स बढ़ा देता है। अगर क्वेश्चन करें कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, विच हार्मोन इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, सो द आंसर फॉर दिस इज हिस्टामाइन। सो लोकल हार्मोन हिस्टामाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायग्नोसिस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, ये स्टार क्वेश्चन बनता है क्योंकि यहाँ पूछा जा चुका है ये काफ़ी का। देन अगर हम H1 एगोनिज्म की बात करें तो ये H1 एगोनिस्ट है बेट हिस्टिडीन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ वर्टिको इन पेशेंट्स ऑफ मेनियर डिजीज, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इट एक्ट्स बाय कॉजिंग वासोडाइलेशन, हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं ये, लेकिन इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अस्थमेटिक एंड अल्सर पेशेंट्स को, हमें नहीं देना है। क्यों, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, तो अस्थमा में क्या है, ऑलरेडी उनको इनहेल करने में तकलीफ हो रही है, अगर हम ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर देंगे क्या वो इनहेल कर पाएंगे, नहीं, तो उनकी प्रॉब्लम और सीवियर हो जाएगी। दैट्स वाई हमें इन्हें अस्थमेटिक्स पेशेंट को नहीं देना है, एज वेल एज अल्सर पेशेंट्स को। अब पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, एसिड सिक्रेशन बढ़ जाता है स्टमक में, अगर HCl सिक्रेशन बढ़ जाएगा तो पेशेंट को और तकलीफ होगी। दैट्स वाई हमें ना ही अस्थमेटिक्स पेशेंट को ना ही अल्सर पेशेंट को बेटहिस्ट्रीन या फिर कोई भी H1 अगोनिस्ट ड्रग नहीं देनी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हिस्टामाइन अगोनिज्म, द फिजियोलॉजिकल रोल एंड एक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, एंटागोनिज्म एज वेल एज वेरियस H1 एंटागोनिस्ट हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड thank you for watching.